गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? लास्ट क्लास में अपना टॉपिक क्या था? कौन बताएगा? ड्रोन। क्या था? ड्रोन। और आज का अपना टॉपिक क्या है? पॉली हाउस। दिख रहा है पॉली हाउस सभी को? सुने हो कभी नाम पॉली हाउस का? देखे भी होगे। कितने बच्चों ने देखे हो? क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने देखे हो। मतलब बेसिक बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को है पॉली हाउस के बारे में, कि पॉली हाउस क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं। और नहीं भी है तो आज अपने को जानकारी हो जाएगी किसके बारे में? पॉली हाउस के बारे में। पॉली हाउस फार्मिंग या पॉली हाउस फार्मिंग इन इंडिया, मतलब पॉली हाउस की खेती जो भारत में होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं पॉली हाउस को। कुल मिला के बात ये है, क्या है पॉली हाउस? किसी को ऐसा कोई जानकारी है, बता सकते हो कि क्या है पॉली हाउस? मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉली हाउस एक प्रकार की संरक्षित खेती है की तकनीक है जिसमें पौधों को एक विशेष संरचना के अंदर उगाया जाता है। इस संरचना को पॉलीथीन की पारदर्शी चादरों से ढका जाता है जिससे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है और इसे ग्रीन हाउस की एक आधुनिक रूप भी कहा जाता है। नाम सुने होंगे आप लोगों ने ग्रीन हाउस का, पढ़े भी होंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, है ना? बहुत कुछ सुने होंगे। पॉली हाउस एक प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित खेती कह सकते हो। इसमें बाहर का जो वातावरण रहता है उससे ज्यादा फसलों को बचा करके रखा जाता है, फसलों को प्रोटेक्ट करके उसका क्या कहा जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है फसलों का, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे आप लोग, किसका डायग्राम है ये? पॉली हाउस का। पॉली हाउस तकनीक में पौधों की कैसे किसके अंदर उगाया जाता है? एक विशेष संरचना के अंदर, मतलब एक अच्छे तरीके से पॉली हाउस को एक विशेष संरचना पॉली हाउस के तौर पे तैयार की जाती है। फिर उसके अंदर हम किसकी खेती करते हैं? किसी भी प्रकार की ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो पॉली हाउस के लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे के धान को हम पॉली हाउस के अंदर उगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि धान की फसल को हम सीधे उगा देते हैं पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस के अंतर्गत भी कुछ विशेष फसलें होती हैं जिनका चयन किया जाता है। कौन कौन सी फसलें होती हैं हम वो आगे समझेंगे। तो पॉली हाउस समझ आया। एक क्या है? विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है पॉली हाउस जिसमें हम फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें पॉली हाउस के अंदर हम जो फसलों को संरक्षित करके रख सकते हैं। जो बाहर का वातावरण रहता है, जैसे अभी देख रहे हो इतनी ज्यादा धूप है बाहर, है या नहीं? कितना गर्म हो रहा है वातावरण, और आने वाले समय में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इस टेम्परेचर से हम वर्तमान समय में अगर खेती कर रहे हैं तो पॉली हाउस के अंतर्गत हम पॉली हाउस के अंदर जो भी फसल उत्पादन करते हैं हम उस फसल को क्या करके रख सकते हैं? इस टेम्परेचर से या इस वातावरण से बचा करके रख सकते हैं। उसके अंतर्गत पॉली हाउस का जो टेम्परेचर होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। पॉली हाउस के प्रकार। पॉली हाउस बहुत प्रकार के बनते हैं। एक नेट सेट वाला भी होता है, ग्रीन जाली वाला देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? तो वो पॉली हाउस जो शेड हाउस कहलाता है। ये अपन पॉली हाउस के प्रकार की बात कर रहे हैं। पहला अपना है साधारण पॉली हाउस। कैसा? साधारण पॉली हाउस। साधारण पॉली हाउस बोले तो इसमें ज्यादातर चीजें जो है आधुनिक तकनीक से जो टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने वाली चीजें हैं, या फिर अपने एसी वगैरह जो लगाए रहते हैं वो नहीं लगाते हैं। इस सामान्य तौर पर किसानों के लिए कम बजट में जो तैयार करते हैं वो वाला पॉली हाउस होता है। सामान्य तौर पर जो हमको अपने आसपास जो दिखाता है, दिखाई देता है, जो अभी हमारे क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं, वो कौन सा पॉली हाउस होता है? साधारण पॉली हाउस कहलाता है। प्राकृतिक हवा से तापमान नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? प्राकृतिक हवा से, है ना? जो हाईटेक पॉली हाउस होते हैं जो अभी आगे अपन समझेंगे, उसमें प्राकृतिक हवा के साथ साथ बाहर से भी हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वर्षा करवाते हैं, फॉगर लगे होते हैं। लेकिन जो साधारण साधारण पॉली हाउस होता है उसमें प्राकृतिक हवा से ही हम मेंटेन करते हैं तापमान को। क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु, वातावरण। जैसे अभी आप देख रहे हो, इस कमरे में अगर हम सारी विंडो को लॉक कर दें, यहाँ पे एसी लगा दें, तो इस कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं? एसी वाले रूम देखे होंगे आप लोगों ने, वहाँ पे क्या करते हैं, जो कमरे का जो पर्टिकुलर रहता है जहाँ पे एसी लगा हुआ था, उसका टेम्परेचर जो होता है ना वो हम अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं।
तो इस पॉली हाउस में क्या करते हैं, जो क्लाइमेट है ना, जो वहाँ का वातावरण या जलवायु होती है ना, उसको हम पूरा फसलों की जरूरत के हिसाब से मेंटेन करते हैं। मतलब जो फसल लगी है उसकी किस स्टेज पे, किस अवस्था में, कितने मात्रा में तापमान की आवश्यकता है, उस हिसाब से वहाँ के क्लाइमेट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रकार होता है क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस। इसमें फैन लगे होते हैं, हीटर लगे होते हैं, कूलर आदि लगे होते हैं। ठीक है, हीटर से आप टेम्परेचर क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कूलर से आप टेम्परेचर क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और फैन से आप नॉर्मली जो टेम्परेचर बना के रखना चाहते हो वो कर सकते हो। तो समझ आया आपको, क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस, इसमें हम जो है टेम्परेचर को, वहाँ के वातावरण को अपने फसलों की जरूरत के हिसाब से मैनेज करते हैं। क्लियर है बेटा। लो टेक पॉली हाउस, कम लागत वाला छोटे किसानों के लिए उपयुक्त। प्रत्येक किसान की जो इनकम होती है ना, या आर्थिक स्थिति होती है, वो अलग अलग होती है या नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे किसान अमीर ही होंगे या बड़े 1-1 करोड़ के पॉली हाउस या 50-50 लाख के पॉली हाउस बना ले। हर किसान की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कभी कभी क्या करता है, पॉली हाउस बनाने की कोशिश करता है। और बजट के हिसाब से, क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको बजट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप जैसा बजट रहते हैं उसके हिसाब से ही आप वर्क करते हैं या नहीं। तो ऐसा पॉली हाउस जो बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं लो टेक पॉली हाउस, छोटे किसानों के लिए उपयुक्त होता है। देखिए आज के समय में ना जमीन किसानों के पास कम होती जा रही है। पहले एक एक किसान के पास 200-300 एकड़ 250 एकड़ जमीन होती थी। आज के किसान के पास कितनी जमीन है, 5 एकड़ 10 एकड़। और कई किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 1-2 एकड़ भी जमीन। 1-2 एकड़ की जमीन पे आप खेती करके सरवाइव कैसे करोगे, कर सकते हो क्या सरवाइव, नहीं कर सकते। 1-2 एकड़ की खेती है तो आपको उसमें ज्यादा इनकम करनी है, तो आपको कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। 1-2 एकड़ से अगर आप प्रोडक्शन करेंगे, जनरली आप धान का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना करेंगे, 20-22 कुंटल 1 एकड़ में। लेकिन सब्जियों का आप टनों में, पॉली हाउस अगर बनाते हो 1 एकड़ में, तो टन में प्रोडक्शन होगा। टन समझते हो ना, 1 टन में कितने किलो होता है, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है ना। उसके बाद बात करते हैं हाईटेक पॉली हाउस की, पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम, बड़े उत्पादक के लिए उपयुक्त। अपन ने सामान्य पॉली हाउस की बात की है, क्लाइमेट वाली बात की है, लो टेक की बात की है, सबसे लास्ट में आता है अपना हाईटेक पॉली हाउस। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस पॉली हाउस को बनाने में सबसे ज्यादा बजट की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज्यादा सुविधाओं से क्या होता है, भरा हुआ होता है, सारी सुविधा होती है। मान लो फसल की आवश्यकता के अनुसार ऐसे सेंसर लगे होते हैं उसमें कि फसलों को जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक वहां का टेम्परेचर उस पर चेंज होने लगता है ना। जैसे मान लो आप यहाँ पे एसी लगाते हो, अब तो एसी को आपने कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण देना होता है। लेकिन आजकल ऑटोमेटेड एसी आने लगी, वातावरण के अनुसार टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा पॉली हाउस का, ऑटोमेटिक एसी की क्या होने लगेगी, उसके अनुसार एडजस्ट होने लगेगी। तो वो हाईटेक पॉली हाउस होते हैं, वहां पे आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पौधों को सिंचाई की आवश्यकता है तो सिंचाई करवा सकते हैं, जो चीजें करना है जिस हिसाब से, उस हिसाब से वहां पे टाइमिंग सेट हो, टाइमर लगे हुए होते हैं, करंट सिचुएशन सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो जरूरत के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। तो उस पॉली हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाईटेक पॉली हाउस। समझ में आई बेटा बात। तो ये हमारे जो 4 प्रकार थे, किसके प्रकार थे, पॉली हाउस के प्रकार थे। आप यहाँ इमेज देख रहे होंगे, ये थोड़ा ज्यादा हाईटेक दिख रहा है, ये आपको नॉर्मल सामान्य वाला दिख रहा है। ये पॉली हाउस भी आपको लो टेक साधारण पॉली हाउस दिख रहा है। अच्छा, पॉली हाउस को समझते समय यहाँ एक फोटो इमेज दिख रही है, ये दिख रही है, आप पॉलीथीन लगी हुई दिख रही होगी आपको, है ना। ये क्या है, पढ़े हो सुने हो कभी इसके बारे में, देखे तो होगे रास्ते से, कभी जाते इधर उधर जाते रहते हैं तो दिखते रहता है। ये है मल्चिंग। क्या है, मल्चिंग। देखो पौधों के जहां पे पौधा है वहां पे थोड़ी सी पॉलीथीन काट दिया जाता है, वहां से आता है पौधा, निकलता है, पौधा ऊपर बढ़ते रहता है। मिट्टी को ढक के क्यों रखते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो नमी है वो संरक्षित रहेगी। क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आएंगी, सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आएंगी तो नमी जो है हमारी वाष्प बन के वातावरण में नहीं जाएगी, तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी। दूसरी चीज क्या होती है, खरपतवार। खरपतवार समझते हो आप लोग, खरपतवार
खरपतवार कम से कम उगते हैं, बहुत कम मात्रा में उगते हैं, मतलब नहीं के बराबर शिकायत आती है खरपतवार से। तो एक नमी का संरक्षण हो जाता है, खरपतवार की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मल्चिंग की जाती है, अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से आप मल्चिंग कर सकते हो। समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये हमारे 4 प्रकार के क्या थे, पॉली हाउस। पॉली हाउस बनाने की प्रक्रिया। अब पॉली हाउस मान लो आपकी इच्छा है कि भाई हमें पॉली हाउस तैयार करना है, तो पॉली हाउस बनाएंगे कैसे, और पॉली हाउस बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। स्थान का चयन, अच्छी धूप वाली जगह, पानी की सुविधा, अच्छी मिट्टी। हमें पॉली हाउस ऐसे स्थान पे बनाना है जो ओपन क्षेत्र हो, जहाँ पे धूप अच्छे से आती हो, ठीक है, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि बेसिक चीजें तो यही है उत्पादन लेने के लिए आपको। जैसे आपने कभी देखे होंगे पौधे जो हैं घर के अंदर आप रखोगे ना, गुलाब का पौधा को आप घर के अंदर रखना 3-4 दिन में ऑटोमेटिक मुरझा के समाप्त होने लगेगा, है ना। इंडोर प्लांट्स अलग ही आते हैं। तो पौधों की किसकी आवश्यकता पड़ती है, धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो धूप वाली जगह होना चाहिए, उसके बाद पानी की सुविधा होनी चाहिए। जल के बिना जीवन संभव है क्या, हो ही नहीं सकता, है या नहीं। अब पानी की स्थिति तो क्या ही कहें, वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो, आप लोगों से कुछ छुपी हुई है ही नहीं है ना। तो पानी की सुविधा नहीं होगी तो हमारा फसल उत्पादन हम कर सकते हैं क्या, चाहे हम पॉली हाउस बनाने चाहे कुछ भी कर ले, कहीं पे भी हम फसल उत्पादन बिना पानी के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए, कीटाणुओं से रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार के रोग के जो है डिजीज के सिम्टम्स वाले या एग वगैरह नहीं होना चाहिए कीटों के, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉली हाउस बनाने के लिए किसी स्थान विशेष का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज है डिजाइन और साइज। डिजाइन और साइज मैटर करता है कि आपकी आवश्यकता कितनी है और आप किस फसल का उत्पादन करना चाहते हो, किसान की जरूरत और बजट के अनुसार। मान लो आपका बजट 10 लाख है तो आप अलग तरीके से पॉली हाउस तैयार करेंगे, आपका बजट 25 लाख है तो आप अलग तरीके से तैयार करेंगे। तो बजट और जरूरत के हिसाब से आप पॉली हाउस को तैयार करते हैं। अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स होती हैं। ये आप देख रहे हो एक पॉली हाउस तैयार किया जा रहा है। पॉली हाउस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल सी आप 1 से 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग भी आप लेते हो तो सारी चीज़ें पॉली हाउस के बारे में समझ सकते हो ना। तो ये आप देख रहे हो ना, ये आयरन पाइप है, ठीक है। तो डिजाइन और साइज समझ आया, किसान की आवश्यकता और बजट के अनुसार अपन डिजाइन और अपने आकार को, साइज को तैयार कर सकते हैं। तीसरा है अपना सामग्री। पॉली हाउस बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जीआई पाइप, ग्लेजनाइट आयरन या स्टेनलेस स्टील्स के पाइप्स होते हैं, है ना। मतलब ये पाइप्स वो होते हैं जिनमें जंग कम लगती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाले पाइप होते हैं। उसके बाद यूवी स्टेबल पॉली, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट स्टेबल, मतलब धूप में हमारी पॉलीथीन, जो हम पॉलीथीन यूज करेंगे पॉली हाउस में, वो धूप में खराब नहीं होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी तो समझते हो आप लोग, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। पॉलीथीन सीट होना चाहिए, नेट होना चाहिए, शेड क्लॉथ होना चाहिए, दरवाजे, वेंटिलेशन आदि की आवश्यकता पड़ेगी। तो पॉली हाउस में भी प्रॉपर तरीके से दरवाजे लगे हुए होते हैं। और बहुत सारे मोस्टली जो हाईटेक पॉली हाउस होते हैं वहाँ पे 2-2 3-3 दरवाजे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे अब पॉली हाउस जो हमारा बना है, मान लो हम इंटर हुए पॉली हाउस के अंदर गए, तो हमारे साथ साथ कुछ कीट भी उस पॉली हाउस के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं या नहीं। मान लो अपन अंदर जाने के लिए पॉली हाउस का गेट खोले, डोर ओपन किए, और जैसे ही अपन अंदर गए तो अपने साथ साथ कुछ कीट भी क्या हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो अपन पहले दरवाजे से एंटर होने के बाद उसके बाद फिर और एक गेट लगा होता है, ताकि अपन जैसे ही पहले दरवाजे से जाते हैं और अपने साथ कुछ कीट जाते हैं तो वो उसी बीच रुक जाएं और अगले पॉली हाउस फिर गेट से अपन अंदर जा सकते हैं। समझ में आई बेटा? तो वेंटिलेशन तो जरूरी ही है, टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वेंटिलेशन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। निर्माण कार्य, आधार बनाना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, ये तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर खड़ा करना, प्लास्टिक की सीट लगाना और वेंटिलेशन और डोर सेट करना। इस प्रकार से हम क्या तैयार कर सकते हैं, पॉली हाउस को तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? तो हम पॉली हाउस बनाने की प्रक्रिया समझे। बेसिकली यही प्रक्रिया है,
इसके अलावा फिर हम बहुत जितना हाईटेक चीज़ों को कर सकते हैं उतनी कर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक पॉली हाउस साधारणतः पॉली हाउस बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। पॉली हाउस में फसल चयन और रोपण। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये एक चीज़ बोला था कि पॉली हाउस में आप सभी फसलों को नहीं लगा सकते हो। आप बोलेंगे कि सर पॉली हाउस में हम गेहूं लगा देते हैं या पॉली हाउस में हम चना लगा देते हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप चने को पॉली हाउस में भी लगाओगे तो प्रोडक्शन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्टली जो है पॉली हाउस में हम सब्जियों की खेती करते हैं, फ्लावर्स की खेती करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन सुझावित फसलें कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम पॉली हाउस में उगा सकते हैं। सबसे पहले अपना टमाटर। टमाटर तो देखे होंगे आप लोगों ने पॉली हाउस में लगा हुआ, देखे हो क्या? बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं देखे होंगे। टमाटर है, शिमला मिर्च है, उसके बाद खीरा है। फूल तो गुलाब, गेंदा, चाइना एस्टर, गुलदाउदी वगैरह जो भी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, है ना। तो ये कुछ फसलें हैं जिनको हम पॉली हाउस में जिनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। बीज का चयन हाइब्रिड किस्म लेते हैं और रोग प्रतिरोधी बीज लेते हैं। जो जनरल हम बीज यूज करते हैं घरों में अभी सब्जियां उगाने के लिए, पॉली हाउस में उस बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉली हाउस के लिए जो बीज होता है वो अलग से आता है। ये फसलें देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो या नहीं? इनका कलर देखोगे आप एक सा दिख रहा होगा, है ना। तो इनके उत्पादन के लिए जो बीज आता है वो अलग से आता, पर्टिकुलर जो हम सामान्य तौर पे उपयोग करते हैं वाला बीज नहीं होता है। समझ में आ रही है बेटा? इनमें जो होती है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो हम आगे समझेंगे। ये जो देख रहे हो आप, ये सेम प्रकार की फसलें दिख रही होंगी, और चूंकि ये कैसी होती हैं, हाइब्रिड होती हैं। जो बीज होता है वो कैसा होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज तो सभी लोग समझते हो, आजकल जो समय आया है वो हाइब्रिड बीज का आया हुआ है। हाँ, लेकिन हाइब्रिड बीज की एक खासियत होती है, पता है किसी को? हाइब्रिड बीज का एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो सामान्य बीज होता है ना, हम उसको 10 बार भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज का हम सिर्फ कितने बार उपयोग करते हैं, सिर्फ एक बार यूज करते हैं, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ अगर सामान्यतः लौकी के बीज हैं, करेला के बीज हैं, तो मम्मी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी शेयर कर लेते हैं, है ना। आपके यहाँ लौकी के बीज है तो आप सामने वाले को लौकी के बीज दे दोगे, उनके यहाँ करेला के सीड्स हैं या बीज हैं तो आप उनसे क्या ले लोगे, करेले के बीज ले लोगे। करते हैं या नहीं ऐसा जनरली? अभी धीरे धीरे कम होने लगा जब से हाइब्रिड बीज आया है तब से, नहीं तो पहले तो ये नॉर्मल था, है ना। एक दूसरे के घर बीज शेयर करते रहते थे, और जिस अब आंटी लोग या फिर मम्मी लोग जो होते हैं ना, जिसके घर भी जाए कुछ अच्छा हुआ, फ्रूट्स या फल दिख रहा है या कुछ भी दिया, तो एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं उनके पास, है ना। ये सब गॉसिप करने का मतलब माध्यम होता है एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं रोपण का तरीका। तो समझ आए बीज, है ना। जो हम बीज चयन करेंगे वो कौन सा बीज होगा, हाइब्रिड बीज होगा, और कैसा होगा, रोग प्रतिरोधी होगा। कैसा होगा, रोग प्रतिरोधी होगा। और जो इसमें बीज हम बोएंगे या रोपण करेंगे, उस बीज का हम बीज को उपचारित करके बोएंगे, सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको, है ना। बीज उपचारित करके होने से क्या, जैसे आप घरों में भी जो उत्पादन करते हो तो हमेशा बीज को उपचारित किया करो। जो हमारे सामान्य रोग बाद में लगते हैं फसलों में, वो सामान्य रोग नहीं लगेंगे। जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह नाम सुना होगा आप लोगों ने, मार्केट में आते हैं। ये क्या करने का काम करते हैं, बीज को उपचारित करने का लिए आते हैं मार्केट में। इनका प्रयोग किया करो, बीज उपचार करने के बाद ही फसल को बुआई किया करो। रोपण का तरीका, बेड या ग्रो बैग में ड्रिप सिस्टम के साथ बेड तैयार करते हैं हम, रिजिया फरो टाइप की बेड तैयार करते हैं, उसमें हम बुआई करते हैं इनकी। और बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनकी हम पहले क्या तैयार करते हैं बेटा, नर्सरी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, नर्सरी। नर्सरी तो समझते हो ना आप लोग। और पॉली हाउस की जो नर्सरी है ना, वो खुले में तैयार नहीं होती है, उसको किस में तैयार करते हैं, प्रो ट्रे में तैयार करते हैं। प्रो ट्रे आप काली कलर की आती है, प्रो ट्रे देखे होंगे आप लोगों ने अपने स्कूल में जो फसल लगाए थे गेंदा की, वो प्रो ट्रे में पहले उसकी नर्सरी तैयार किए थे। प्रो ट्रे में एक एक कोकोपीट वगैरह भरते हैं। कोकोपीट भरने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, एक एक बीज को प्रति जो होती है प्रो ट्रे में एक एक बीज के हिसाब से डालते रहते हैं, और फिर नर्सरी तैयार करते हैं। ठीक है, सिंचाई और पोषण का प्रबंधन। पहला है आपका ड्रिप इरिगेशन। नाम सुने हो क्या ड्रिप इरिगेशन का, सुने हो इससे पहले नाम, नहीं सुना आपने?
सबसे अच्छी सिंचाई की अगर कोई विधि है ना तो वो है ड्रिप इरिगेशन। वर्तमान समय में आपने जो मोस्टली देखे हो वो देखे हो स्प्रिंकलर सिस्टम, बौछारी विधि, फव्वारा विधि बोलते हैं जिसको। गांव में गेहूं में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम का, जिसमें पाइप लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं और पानी ऊपर जाता है फव्वारे के रूप में और फिर कहाँ आता है, नीचे आता है। दो तरह के नोजल आते हैं, एक तो राउंड चलता है, गोल गोल घूमता है, और एक में पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। लेकिन उससे भी ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। पाली हाउस में हम सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में पानी की मात्रा बहुत कम लगती है और लगातार सतत रूप से पानी की क्या होती रहती है, पूर्ति पौधों को या फसल को होती रहती है। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ना पानी की बचत बहुत ज्यादा होती है। हम पौधों के जो जड़ क्षेत्र में पानी देते हैं और बूंद बूंद करके पानी देते हैं। ये आपके सामने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डायग्राम लगा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। पौधों के पास ये ड्रिप लगे हुए हैं, दिख रहा है क्या बेटा सभी को, है ना। पौधों के पास ड्रिप लगे हुए हैं और इस ड्रिप से लगातार बूंद बूंद करके पानी कहाँ जाते रहता है, पौधों के जड़ क्षेत्र में मिलते रहता है। समझ में आ रही बात सभी को। तो इसी वाले जो डायग्राम में दिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिप सिंचाई। 80 से 85% तक पानी की बचत करता है। कितनी बचत करता है, 80 से 85% तक पानी की बचत करता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। हाँ, इसके कुछ दोष ये है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने की स्टार्टिंग जो लागत होती है ना वो कम ज्यादा आती है। कोई भी आप टेक्निकल चीजों से जुड़ते हो, जैसे ड्रोन को आप परचेस करते हो तो आपको पहली शुरुआती लागत क्या होती है, ज्यादा आती है। पॉली हाउस को लगाओगे तो शुरुआती लागत ज्यादा आती है। कम पानी में अधिक उपज, तो ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करके कम पानी में आप अधिक उत्पादन ले सकते हो। उसके बाद है फर्टिगेशन। आपने पहले कहीं शब्द सुने हो फर्टिगेशन, सुने हो? चूंकि आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, एग्रीकल्चर के, कहीं ना कहीं नाम तो सुने होंगे फर्टिगेशन। एक होता है इरिगेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सिंचाई। तो इसी से गेशन शब्द लिया है। और ये क्या है, फर्टिलाइजर से लिया गया है फर्टी शब्द को। जब खाद को पानी के साथ मिला करके दिया जाता है, जब हम पोषक तत्वों को पानी के साथ मिक्स करके पौधों को देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिगेशन। खाद को पानी के साथ देना, क्या करना, खाद को पानी के साथ देना। ये गोबर की खाद की बात नहीं कर रहा है, अपने उर्वरक वाले जो खाद होते हैं ना उनकी बात कर रहा है, याद रखना। मैं तो खाद मतलब गोबर की खाद पे पहुंच जाओ, बोले सर गोबर की खाद को पानी के साथ कैसे मिलाते हैं, वो नहीं है ना। जो उर्वरक वाले होते हैं, जैसे एनपीके नाम सुने हो आप लोगों ने। एनपीके में एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम या पोटास। तो इनको जो है पानी के साथ मिला के हम देते हैं। जो एनपीके होते हैं ना ये हमारे प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, पता है या नहीं सभी को। कौन से पोषक तत्व होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। यही तो मेन चीज है ना। हम गाँव में क्या करते हैं, गांव में जो हम फसल उत्पादन करते हैं या हमारे जो भी परंपरागत तरीके से खेती चली आ रही है उसमें सबसे ज्यादा हम खेतों में डालते हैं यूरिया, और यूरिया के बाद डालते हैं डीएपी, है ना। दो ही पोषक तत्व डालते हैं। बहुत कम लोगों ने अपने घरों में पोटेशियम का या पोटास का यूज करते हुए देखे होंगे, है ना। एक हम मार्केट से लेके आते हैं डीएपी और दूसरा लेके आते हैं यूरिया। दो ही पोषक तत्व हम हमेशा खेत में डालते रहते हैं, जबकि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, 17। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, 17 पोषक तत्व जो होते हैं बेसिकली उनकी आवश्यकता पड़ती है पौधों को। लेकिन हम देते कितने हैं, यूरिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन, और डीएपी में क्या रहता है, फास्फोरस रहता है, और क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। दो ही पोषक तत्व दे रहे हैं ना। तीसरा पोटेशियम होता है जो हमको मुख्यतः देना पड़ता है, तो बहुत कम मात्रा में किसान इसको देता है, जबकि हमारे लिए पोटेशियम देना भी उतना ही जरूरी होता है। अच्छा, ये जो चीज है ना इनको समझा करो, कहीं ना कहीं आप सभी खेती से जुड़े हुए और आपको बहुत काम आने वाली ये बेसिक नॉलेज है। चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या ना हो, आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि उर्वरक क्या होते हैं। आप घरों में देखते हो यूरिया डीएपी लेके आते हैं ना, लेकिन आपको पता ही नहीं कि यूरिया डीएपी लेके यूरिया ही तो फेंक रहे हैं। जनरली बचपन से देखते आ रहे हैं कि यूरिया ही तो डाल रहे हैं, डीएपी ही तो डाल रहे हैं। यूरिया डीएपी नहीं डाल रहे हैं हम, नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल रहे हैं। क्या दे रहे हैं,
नाइट्रोजन व फास्फोरस दे रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात सभी को? इसके अलावा जो तीसरा होता है वो पोटेशियम होता है, इसको भी जरूरी हमारे फसल उत्पादन में देना है। हमारी जो क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है फसलों का, रोग से लड़ने की क्षमता देने का मेन काम करता है। पौधों में जो हमारा फसल उत्पादन हो रहा है उसमें चमक लाने का काम करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है। एक बोरी, लेकिन हाँ चूंकि क्यों पोटास की जो बोरी ना बहुत महंगी मिलती है, 1800 से 2000 की एक बोरी आती है सब्सिडी लगने के बाद। विदाउट सब्सिडी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी मिलने के बाद भी कितने की आती है? 1800 से 2000 रुपए की आती है। सबसे सस्ता क्या मिलता है? यूरिया। इसलिए हम सबसे ज्यादा खेतों में प्रयोग क्या करते हैं? यूरिया। खैर ज्यादा डालने की आवश्यकता पड़ती है यूरिया को, ठीक है। उसके बाद है नियमित निगरानी, पौधों की जरूरत के अनुसार पोषण देना। आप देखते हो, आप जो से इतने बच्चे हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं या नहीं क्लास में? जैसे हम क्लास लेते हैं बच्चों की एक मान लो, तो हर एक बच्चे की सोचने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, सीखने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है या नहीं? ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों की सीखने की क्षमता एक तरीके से होगी क्या? नहीं होती ना, अलग अलग होती है। सेम पौधों में भी होता है, फसलों में भी होता है। क्योंकि फसल क्या है? पौधों का समूह। पौधों का समूह क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। जिनकी आर्थिक दृष्टिकोण से जो क्या रखते हो, बहुत महत्वपूर्ण होते हो। ऐसा नहीं कि कोई खरपतवारों के पौधों का समूह भी तो फसल कहला सकता है ना, फिर अगर उसको आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो। समझ आ रही है ना बात? तो नियमित निगरानी, पौधों को जरूरत के अनुसार पोषण देना। तो जब भी हमको लगता है कि फसल को किसी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो उनकी हमारे को लगातार देख रेख करते हुए, निगरानी रखते हुए उनको पोषक तत्व उपलब्ध कराना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन समझ आ गया बेटा सभी को? रोग और कीट प्रबंधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फसलों में सबसे ज्यादा क्या लगती हैं? कीट व बीमारियां। अगर कीट और बीमारियां का सही तरीके से हम उपचार नहीं करेंगे तो ये हमारी फसल को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे या खराब कर देंगे, है ना। कीट रोधक जालियां, क्या कर सकते हैं हम? कीट रोधक जालियां लगा सकते हैं जो हमारे कीटों को फसल में आने से क्या करें? रोकें। क्लियर है सभी को? पॉली हाउस में हवा के प्रवेश की खिड़की और पंखों के स्थान पर, अच्छा घरों में देखे होंगे आप लोगों ने, हम दरवाजे या विंडो पे क्या करते हैं? जालियां लगा देते हैं ताकि अंदर मच्छर ना आए। इसी प्रकार से फसलों में क्या ना आए? कीट ना आए, इसलिए हम क्या लगा देंगे? जालियां लगा देंगे। समझ में आ रही बात सभी को? दूसरा है जैविक नियंत्रण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जैविक नियंत्रण। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जब भी हमारी फसलों में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं, कृषि केंद्र वाले को बोलते हैं कि सर हमारे खेत में ये समस्या है या ये प्रॉब्लम है और आपको क्या करना है, इसके लिए हमको दवा देना है। दवा लेके आए, स्प्रे कर दिए, बात खत्म। कर रहे हैं या नहीं? वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आसान तरीका हमको यही लगता है कि मार्केट गए, दवाई लेके आए और स्प्रे कर दिए। लेकिन हमको पॉली हाउस के अंतर जो है, अगर हम खेती करते हैं तो बहुत कम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, बहुत कम रोग और कीट की समस्या आती है, क्योंकि वहाँ का जो पूरा वातावरण है वो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। जैसी फसल की आवश्यकता होती है वैसा हम फसलों को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रही है बेटा? जैविक नियंत्रण में हम केमिकल्स वाले जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या वीडीसाइड्स हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। हम किनका प्रयोग करेंगे? नीम का प्रयोग करेंगे, करंज खली का प्रयोग करेंगे, ट्राइकोडर्मा का, स्यूडोमोनास का, जैव नियंत्रकों का प्रयोग करेंगे। नीम समझते हो सब लोग? देखे हो नीम का पेड़? आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सर एग्रीकल्चर में नीम का, है ना। नीम कोटेड यूरिया भी आता है, नीम के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां नीम से बनाई जाती हैं जो कीटों को क्या कर सकती हैं? मार सकती हैं, समाप्त कर सकती हैं, रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। तो नीम की प्रयोग करेंगे। करंज समझते हो? जो बच्चे गांव से आते हैं उन्होंने करंज का पेड़ देखे होंगे, है ना। उसकी खली का प्रयोग करेंगे। खली समझते हो क्या आप लोग? जो बच्चे गाँव में हैं उनको पता है, अपने जो गाँव में गाय वगैरह को खिलाते हैं उसको बोलते हैं खली। इंग्लिश में बोलते हैं केक। क्या बोलते हैं? केक। आप खाते हो वाला केक की बात नहीं हो रही है ना। कौन से वाले केक की हो रही है? जो जानवरों को, पशुओं को खिलाए जाते हैं। जो ऑयल निकालते हैं ना हम, सोयाबीन से, कपास से हम तेल निकालते हैं ना, उसके बाद उसका जो अपशिष्ट रहता है ना वो एक खली के रूप में निकलता है। आप लोग आजकल देख रहे हो गाँव में भी तेल निकालने की मशीनें लग चुकी हैं, लगी या नहीं?
तो जब तेल निकालने आप जाओगे ना, तो तेल निकाल के अलग करोगे तो उसके बाद निकलती है क्या? खली। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केक। ठीक है। ट्राइकोडर्मा बीज उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? फसल को किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी से लगा सकते हैं। और दूसरे प्रकार के स्यूडोमोनास वगैरह हैं, इनका भी उपयोग हम जैविक नियंत्रण में कर सकते हैं। नियमित निरीक्षण। नियमित निरीक्षण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? जैसे आप लोगों की क्लास ही है, मान लो किसी बच्चे का नियमित निरीक्षण करते रहो ना, तो उसको पता है कि मुझे ये काम करना है, कर सर जो है मेरी कॉपी चेक करने वाले हैं या होमवर्क चेक करने वाले हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी या नोटबुक को क्या रखोगे? कंप्लीट रखोगे या नहीं? और जो टीचर अगर आपकी 2-2 महीने कॉपी चेक नहीं करने वाला है, कभी आपको टोकने वाला नहीं है कि आज कॉपी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उस स्थिति में क्या करते हो? बनानी नहीं है ना कॉपी, कोई नहीं टेंशन पाले। जो टीचर डेली चेक करेगा उसकी कॉपी तो आप कंप्लीट रखोगे। उसी प्रकार से हमको फसलों का डेली क्या करना है? निरीक्षण करना है कि कहीं हमारी फसल में किसी प्रकार की कीट या बीमारी तो नहीं लग गई है। पौधों का नियमित निरीक्षण करें ताकि कीटों और रोगों को शुरुआती लक्षण दिख सके और शुरुआत में ही हम उनको क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। जैसे कोरोना शुरू कहाँ से हुआ था? चाइना, चीन से हुआ था। अगर चीन ने स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लिया होता, वहीं पे अगर उस पर नियंत्रण में कर लिया होता उस चीज को, अगर जो उसके सिम्टम्स जिसमें दिखाई दे रहे हैं उनको वहीं पे क्या कर लिया रहता, कि अगर एक मतलब कहना चाहिए कि बाहर जाने से या स्प्रेड होने से, उनके द्वारा सिम्टम स्प्रेड होने से रोक सकता, तो क्या होती कि वो चीजें वहीं नियंत्रित हो जाती। शुरुआती लक्षणों में अपन ने थोड़ी सी भी अगर ढील किए तो उसके बाद वो क्या बन जाती है? महामारी बन जाती है या नहीं? अगर एक पौधे में अगर लक्षण दिख रहे हैं हमको किसी बीमारी के, तो उस पौधों को हमको लक्षणों को नियंत्रित करें, उसका उपचार करें, उस रोग को दूर करें, या फिर उस पौधे को ही पर्टिकुलर निकाल के अपन उस खेत से क्या कर दें? अलग कर दें, बाहर कर दें, तो उसको हमारे पौधों या फसल में फैलने से पहले ही हम उसको क्या कर लेंगे? नियंत्रित कर लेंगे। तो हमको समय समय पर नियमित क्या करना है बेटा? निरीक्षण करना है। सही फसल चक्र। फसलों को चक्रित करने से रोग चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। अच्छा, फसल चक्र, इसको समझने से पहले ना मैं थोड़ा सा फसल चक्र को समझाता हूँ कि फसल चक्र क्या होता है। अच्छा, चक्र का मतलब तो समझ आ रहा है, गोल सर्कल जो होता है वो क्या कहलाता है? चक्र। और फसल भी पता ही है आप लोगों को, है या? तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, फसल भी पता है, चक्र भी पता है, तो क्या ही समझना, समझाना पड़ेगा। समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा एक खेत है मान लो, ठीक है। इस खेत में हमने अभी, जैसे हमारा कौन सा मौसम चल रहा है? खरीफ का मौसम मान लेते हैं, अभी जो भी चले। खरीफ के मौसम में हमने क्या लगाए यहाँ पे? अपनी जनरली बात करते हैं, धान। क्या लगाए हैं? धान या मक्का मान लो, क्योंकि अपने इधर ज्यादातर धान और मक्का ही लगता है बेटा। हमने धान लगाए हैं या मक्का लगाए हैं, तो ये हमारी कैसी फसल है? खाद्यान्न वाली फसल है। कैसी फसल है? खाद्यान्न वाली फसल है। इसको हम खाद मतलब भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद धान लगाने के बाद हम जनरली लगाते हैं गेहूं। धान या मक्का के बाद हम क्या लगाते हैं? गेहूं। और गेहूं भी कैसी फसल है? खाद्यान्न वाली फसल है। कैसी फसल है? खाद्यान्न वाली फसल है या नहीं? हमको धान के बाद गेहूं नहीं लगाना है सर। धान के बाद क्या लगाना है हमको? चना। क्योंकि चना कैसी फसल है? कैसी फसल है चना? दलहन वाली फसल है, दाल वाली फसल है। आपने पहले क्या लगाया? खाद्यान्न फसल लगाया, धान लगाया, धान के बाद गेहूं लगाया। ये दोनों क्या है? खाद्यान्न फसल है। इन दोनों को जो कीट लगेंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ये सेम सेम मतलब सेम लक्षण वाली क्रॉप होंगी। जो कीट हमारा धान की फसल में लग रहा है, पॉसिबिलिटी कि वही वाला जो कीट है वो हमारा किस में लग जाए? गेहूं की फसल में लग जाए। और जो पोषक तत्वों की जरूरत धान की फसल को होगी, वही पोषक तत्व की जरूरत हमारी किसको होगी? गेहूं को होगी, क्योंकि ये फसलें कैसी हैं? समान है। लेकिन अगर हमने लगाए हैं धान, और धान के बाद हमने लगा दिए क्या? चना। क्योंकि ये कैसी फसल थी? खाद्यान्न वाली फसल। ये कैसी फसल है? दलहन वाली फसल। अब आपको पता है कि इस फसल के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट अलग है, इस फसल की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट क्या है?
अलग है। दोनों जो फसलें हैं उनको पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और उनमें लगने वाले कीट अलग है, उनमें लगने वाली बीमारियां अलग है। तो एक का जो इफेक्ट है वो दूसरे पे क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा या नहीं के बराबर पड़ेगा। एक फसल दूसरी फसल को प्रभावित नहीं करती है। समझ में आ रही बेटा बात? लेकिन अगर हम धान के बाद गेहूं लगाते हैं तो उसका बैड इफेक्ट क्या है धान का, हमारा किस पे पड़ता है, गेहूं पे पड़ता है। तो ये जो चक्र हम चलाते हैं ना, जैसे हमने धान लगा दिए, चना लगा दिए, और अगली हमने लगा दी मान लो तरबूज लगा दिए, तो ये तीनों जो फसलें आप देख रहे होगे, धान चना और तरबूज, ये तीनों अलग अलग सीजन की फसलें हैं और अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। पहली हमारी खाद्यान्न फसल हो गई, दूसरी हमारी दलहन फसल हो गई, और तीसरी हमारी कैसी फसल हो गई, फ्रूट्स वाली हो गई, फल वाली हो गई। चाहे आप तरबूज लगा दो, चाहे आप अपना लौकी लगा दो, चाहे आप कुछ भी लगा दो एक्स वाई सब्जी से रिलेटेड, लेकिन कौन सी सीजन की, सीजन के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? फसल चक्र समझ आया बेटा आप लोगों को? उसके बाद बात करते हैं कीट प्रतिरोधी किस्में। आपने एक शब्द सुने होंगे बीटी। बीटी शब्द सुने हो क्या? जो साइंस वाले बच्चे हैं उनने तो सुने होंगे बीटी शब्द को, नहीं सुने? भारत में बहुतायत से बीटी कॉटन का प्रयोग किया जाता है ना? बीटी शब्द का मतलब होता है बैसिलस थ्रंजेंसिस, एक प्रकार का लार्वा, एक प्रकार का प्रोटीन जो लार्वा को क्या करता है, दूर भगाने का काम करता है। ठीक है, तो कीट प्रतिरोधी किस्में, ऐसी किस्मों का प्रयोग करना है जो कीट को अपने पास आने से या अपने फसल के आसपास आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ऐसी किस्मों का हमको प्रयोग करना है जिससे हमारी फसल पे बहुत कम मात्रा में किसका इफेक्ट पड़ेगा, कीटों का इफेक्ट पड़ेगा। पीले फेरोमोन ट्रैप। अच्छा, जनरली फेरोमोन ट्रैप को समझने से पहले आप देखना, जब हम घरों में लाइट जलाते हैं ना, पीले कलर के जो बल्ब जलते रहते हैं, जहां भी लाइट जलाती है उसके आसपास बहुत सारे कीट आ जाते हैं, आ जाते हैं या नहीं? उसी प्रकार से ना ये फेरोमोन ट्रैप होता है, इसको तेल में गीला किया जाता है, इस पीले वाले कार्ड को ऑयल वगैरह में गीला कर दिया जाता है। घरों में भी आप देखते हो लाइट के पास एक तेल में गीला करके कागज लगा देते हैं, और उस पर लगा देंगे तो उस पर आके बहुत सारे कीट क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना? सेम जो कार्ड है ना, इसको हम फसलों में उपयोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। पीले फेरोमोन ट्रैप को लटकाएं जो कीटों को आकर्षित करके उन्हें पीले कार्ड पर चिपकने में क्या करते हैं, चिपकाने में मदद करते हैं। तो आकर्षित करता है, जब कीट आकर्षित होंगे तो आके हमारे कार्ड में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। ट्रैप मतलब क्या होता है, एक जाल, है ना? उत्पादन और विपणन, पाली हाउस में 3 से 5 गुना ज्यादा उत्पादन होता है, सीधे मंडी, सुपरमार्केट, ऑनलाइन बिक्री से अधिक लाभ होता है। अच्छा, पाली हाउस में आप जो भी उत्पादन करोगे ना, आपको उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, है ना? जो सामान्य तौर पे आप खुले वातावरण में चीजों को, वातावरण को नियंत्रित नहीं रख सकते, तो वहां पे जो हमारी फसल है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। लेकिन पाली हाउस में जो भी उत्पादन होगा उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसके भाव, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या नहीं? ठीक है, फसल की ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग की आवश्यकता पड़ती है। आप पर्टिकुलर अपना एक ब्रांड बना सकते हो। अच्छा, पॉली हाउस में ना आजकल ऑर्गेनिक खेती बहुत की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारे लोग ऐसी फसलें यानी ऐसी सब्जियों की मांग करते हैं जिसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज हुआ ही ना हो, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में बहुतायत से केमिकल होने लगा है। हम अपने घर में खाने के लिए भी सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं ना, तो भी ले जाके दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, और ये केमिकल बहुत हानिकारक है बेटा। हमको अभी समझ नहीं आ रहा है, कैंसर के मरीज देख लो कितने बढ़ गए हैं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, ट्रेनें चल रही है कैंसर की, ये स्थिति है। क्योंकि किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, केमिकल्स का। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए आप घरों में जो उत्पादन करते हो, जो सब्जियां उत्पादन करते हो, कोशिश करो कि जनरली आप घर का जो गोबर की खाद होती है, अपशिष्ट खाद वगैरह होती है, इनका प्रयोग करके उत्पादन करो। क्योंकि जितने अच्छे अब गाँव के जो रहने वाले किसान है ना, वो ताजी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपने पास जो सिटी में अगर सब्जियां पहुंच रही तो पता है 2-3 दिन की सब्जियां हो जाती हैं मंडी से मार्केट तक आते आते, है या नहीं सही बात? अब लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं पॉली हाउस फार्मिंग के फायदे क्या हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमको एडवांटेज होता है और हमको पॉली हाउस फार्मिंग को क्यों अपनाना चाहिए। मौसम से सुरक्षा,
ये टॉपिक ऐसा है कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बाहर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, पॉली हाउस में अंदर हम पूरा टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फसलों को जैसे टेम्परेचर की आवश्यकता है, वैसा मतलब तापमान की आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है, वैसा हम वातावरण फसलों को प्रोवाइड करते हैं। तो पॉली हाउस में फसलें मौसम की मार जैसे भारी बारिश, तेज धूप, ओलावृष्टि, ठंडी हवाओं से सुरक्षित रहती हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। दूसरा है उत्पादन में बढ़ोतरी। सीधी सी बात है, पॉली हाउस में तो उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलता है, और इतना कि आप डायग्राम इसमें लगाया नहीं हूँ मैंने, इससे पहले जो आपको इमेज दिखाई थी उसमें आप देख रहे थे कि एक एक जगह पे 5-5 फल लगे हुए थे टमाटर के, और कुछ लाइन से लगे हुए थे। दूसरी चीज, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। उत्पादन में बढ़ोतरी है, नियंत्रित वातावरण में फसलें जल्दी और अधिक मात्रा में उगती हैं, जिससे उत्पादन पारंपरिक खेती से 3 से 5 गुना अधिक होता है। कहीं कहीं पे स्थिति ये रहती है कि 5 से ज्यादा छोड़ो 10-10 गुना ज्यादा उत्पादन मिलता है, और जितना ज्यादा उत्पादन मिलेगा उतना ज्यादा हमको क्या होता है, प्रॉफिट या लाभ होता है। ठीक है। कीट और बीमारियों से सुरक्षा, ये टॉपिक मैं समझा चुका हूं, आप लोगों को समझाने की जरूरत है ही नहीं। पानी और खाद की बचत, सीधी सी बात है, हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो पानी की बचत वैसी हो जाती है, लेकिन हम जब देखरेख करते हैं सही तरीके से तो जब पानी की आवश्यकता होगी हम उसी समय पानी की पूर्ति कर सकते हैं तुरंत में, और पानी अति अनावश्यक मतलब बहाने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो कम पानी और कम खाद का प्रयोग लगता है, और जब कम पानी और कम खाद लगेगा तो हमारा जो बजट है खेती का वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन तकनीक से पानी और खाद दोनों की काफी क्या हो जाती है, बचत होती है। साल भर उत्पादन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे साल भर हम उत्पादन ले सकते हैं पॉली हाउस में, क्योंकि जो टेम्परेचर या वहाँ का वातावरण है वो अपने हिसाब से अपन मैनेज कर सकते हैं। अभी मार्केट में ना जो खीरा आ रहा है, खीरा ने ककड़ी समझते होगे आप लोग, उसके रेट कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 40-40 रुपए किलो मिल रही है आई थिंक, है ना। और जनरली जब ककड़ी का सीजन होता है तब ककड़ी क्या रेट मिलती है, 20 रुपए, है ना। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अभी क्या रेट मिला, जस्ट डबल मिल रहा है। नहीं, उत्पादन तो ज्यादा ही हम ले ही रहे हैं, साथ में हमको प्राइस भी कैसी मिल रही है, डबल। जैसे कोई भी फसल, जैसे अभी मान लो ऑफ सीजन जो भी फसलें होती हैं उनका, जैसे आम का ही बात कर लो, अभी आम उतने सही तरीके से आए नहीं, तो अभी जो मार्केट में आम मिल रहे हैं हमको कितने महंगे मिल रहे हैं। जब आम का सीजन आ जाएगा तो आम क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो पॉली हाउस में ये एक एडवांटेज होता है कि हम साल भर किसी भी फसल का उत्पादन ले सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू भी उस हमको प्राप्त होती है। समझ में आ रही है बेटा बात। नेक्स्ट है हमारी उच्च गुणवत्ता वाली फसलें, जहाँ पे आप टेम्परेचर वातावरण को पूरा मैनेज कर रहे हो, वहां पे आपको गुणवत्ता कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, है या नहीं। जितनी आप अच्छे से निगरानी करोगे, खेती करोगे, जितनी सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट में जितनी अच्छी चीज़ें रखोगे, उतना अच्छा आपको क्या मिलता है, उत्पादन, और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन मिलता है। ठीक है। नियंत्रित वातावरण के कारण फसल, सब्जियां, फूल आकार, रंग, स्वाद में बेहतर होते हैं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। कम श्रमिकों की जरूरत, चूंकि कम छोटा क्षेत्र होता है पॉली हाउस का, तो हम कम क्षेत्रों में भी कम लोगों की आवश्यकता होती है, कम मेन पावर की आवश्यकता पड़ती है, और कम मेन पावर की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा जो बजट है, जो लागत है, वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। समझ में आ रही है बात सभी को। तो ये था हमारे पॉली हाउस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों ने समझे। पॉली हाउस फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप समझना चाहते हो तो। हाँ, एक्चुअली में हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो आज के समय में हम लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम लोगों ने अभी किए और हमको तुरंत क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हम ये नहीं देखते, हम लंबे समय तक मेहनत नहीं करना चाहते, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। नहीं सर, आप पॉली हाउस फार्मिंग अगर करना चाहते हो, पहले आप प्रॉपर उसकी क्या लो, ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो कि पॉली हाउस कैसे करना चाहिए, किन किन बेसिक नीड्स क्या होती हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां और कीट लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक फसल की प्रॉपर। तो हमको सही तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद किसी फील्ड में अगर हम वर्क करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और पॉली हाउस भी सेम उसी प्रकार है। पॉली हाउस की ट्रेनिंग लो, बहुत एग्रीकल्चर में पैसा बहुत कमा सकते हैं आप लोग, लेकिन बात ये ना, स्किल्ड कितने हो, आप चीजों को समझते कितने अच्छे से हो। एक पॉली हाउस बना लेने से ही आप उत्पादन नहीं ले, मतलब पैसे इनकम नहीं कमा सकते। किस समय कौन सी फसल की डिमांड अधिक है, ऑफ सीजन वैरायटी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीजें आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक छोटा सा छोटा फैक्टर अनिवार्य होता है। समझ में आ रही है बेटा बात।
तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे मतलब व्यवसाय हैं कि ना आप सोच भी नहीं सकते। मधुमक्खी पालन कितना जबरदस्त व्यवसाय है ना। शहद कितने की मिलती है सर? 200-250 रुपये लीटर, 300 रुपये, है ना। फिर भी कहीं तो ये समझ स्थिति रहती है कि हमको डुप्लीकेट मार्केट में शहद मिलती है, ओरिजिनल शहद भी सही तरीके से नहीं मतलब बहुत सारे ऐसा डेयरी व्यवसाय, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है डेयरी व्यवसाय का। अब किसान हमारे यहाँ पे क्या करता है लोकल में डेयरी व्यवसाय में, जनरली हम दूध का उत्पादन करते हैं, हम उसको बेच देते हैं किसको? डेयरी वाले को। डेयरी वाला क्या करता है? उसके क्या तैयार करता है? प्रोडक्ट तैयार करता है। और वो प्रोडक्ट की जो प्रोसेसिंग अगर आपने सीख ली है ना, तो आपका वही प्रॉफिट जो अभी सिर्फ 5-10% मार्जिन पे है, वो सीधे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्योंकि दूध जो ऐसा है ना, दूध का हर एक चीज, हर एक पार्ट बिकता है। पार्ट बोले तो जैसे दूध, हमने पनीर बनाया, पनीर से जो छेना निकला वो भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा अनावश्यक जो पदार्थ हमारे निकलते हैं, जैसे मही, दही, सब पर्टिकुलर एक एक पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, सबकी मार्केट वैल्यू हमको मिलते हैं। तो हम प्रोडक्ट तैयार करके अगर बनाते हैं, दूध से घी बना के बेच रहे हैं, फिर उससे हम पनीर बना के बेच रहे हैं, तो ये सब इसमें हमारा मार्जिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसान अभी वर्तमान में उत्पादन करता है, लेकिन बेचता किसके माध्यम से है? एजेंट्स के माध्यम से बेचता है, दलालों के माध्यम से बेचता है। लेकिन किसान खुद मार्केट में आके बेचेगा ना थोक में, उसको रेट क्या मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। जबकि वो बिचौलिए वाला जो बीच के वाले रहते हैं ना, वो ज्यादा पैसा कमा डालते हैं। किसान से ज्यादा पैसा कौन कमा लेते हैं? बीच वाले। कभी कभी ये स्थिति होती है, जैसे लहसुन अभी महंगी थी बीच में, कितनी महंगी थी, और बीच में ये रेट था कि लहसुन को कोई पूछ नहीं रहा था, किसान रोडों पे लहसुन फेंक रहे थे। एक समय ये था कि बीच में दूध किसान रोड पे डाल रहा था। मतलब किसान, सबसे बड़ी समस्या यही है, टाइमिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर में। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टॉपिक्स था। आज हमारी क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जब भी हमारी कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है।